कौन से वायलेंस है, ये तो नस्ल कशी है। तो आप उनको खत्म कर रहे हैं, आप उनको बिल्कुल खत्म सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है फलस्तीनियों का। मुझे यकीन है कि मरने वाले बच्चों की औलाद इंशाअल्लाह ताला फलस्तीन को आजाद करेगी। इन जालिमों के लिए, इनकी बर्बादी के लिए हमको अल्लाह से दुआ करना है। जेल में रहना आसान है, गाजा में रहना इतना मुश्किल काम है। अरे शेरवानी वाले इधर उधर नहीं जाते, एक ही रास्ते पर रहते, सिराते मुस्तकीम पर रहते। डर रहे आप लोग, मोदी से डर रहे, कांग्रेस से डर रहे। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मेरी जिंदगी की एक एक साल जब तक अल्लाह बाकी रखेगा, मैं जालिमों से उनसे मुकाबला करता रहूंगा। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी चुनावी पतंग उड़ाने के लिए खूब माहौल बना रहे हैं। कभी फिलिस्तीन के सपोर्ट पर, कभी कौम के नाम पर, तो कभी गाजा के नाम तुष्टीकरण का नया बाजा बजा रहे हैं। ये जुल्म गाजा के लोगों पर किया जा रहा है। अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए, और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुए, तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। हैदराबादी भाईजान की हर रैली, हर तकरीर का फोकस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ गाजा है। वही गाजा जहां इजराइल हमास के दहशतगर्दों को नेस्तनाबूद करने में जुटा है। लेकिन ओवैसी मुसलमान और इस्लाम का नाम ले लेकर इजराइल को कोस रहे हैं, इजराइल को बद्दुआएं दे रहे हैं। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन के उन मासूम बच्चों को जो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन की माओं को जिन्होंने अपने औलाद की लाशों को देखकर भी कह रहे हैं कि बैतुल मुकद्दस हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं सलाम करता हूं उन बुजुर्गों को जो अपने सामने अपनी औलाद की शहादत को देखकर भी कहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तो भी मरा नहीं, हम जिंदा हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही जब इजराइल ने पलटवार शुरू किया, हमास के आतंकी ठिकानों को खाक में मिलाना शुरू किया। ओवैसी बिलबिला उठे, वो अपनी तकरीरों में सवाल उठाने लगे कि जालिम इजराइल का समर्थन क्यों। लेकिन यही ओवैसी हमास की दरिंदगी का काला सच छिपा जाते हैं और इजराइल से कयामत तक लड़ने का नारा बुलंद करते नजर आते हैं। 7,000 लोग को मार दिया गया इजरायली फौज की तरफ से। आप अंदाजा लगाइए कि कोई दुनिया में उनका नाम लेने वाला नहीं है, कि उनकी मदद के लिए तैयार नहीं है। मैं सलाम करता हूं उन फलस्तीन के जियालों को। नहीं मालूम अल्लाह ने उनके दिलों में क्या तासीर पैदा की है कि 7,000 मर भी गए, जालिम के जुल्म से मर गए, मगर अल्लाह तेरे बंदे तुझसे कह रहे हैं कि हस्बुनल्लाह निअमल वकील। क्या चीज है उनमें नहीं मालूम कि सब बर्बाद होकर देखकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाशों को देखकर कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुनो इजराइलियों, सुनो ज़ायनिस्ट के चाहने वालों, तुमने 75 साल से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया, मगर उनका जज्बा तुम खत्म नहीं कर सके। तुमने एक नहीं कई मर्तबा उनके घरों को बर्बाद कर दिया, मगर उनके हौसलों में पसी नहीं आई। तुमने एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया, तुमने एक बाप से उसकी औलाद को महरूम कर दिया, तुमने हजारों बच्चों को यतीम कर दिया, तुमने हजारों को जेल में डाल दिया, मगर आज भी वो लड़ रहे हैं। तो सुनो ज़ायनिस्ट के मानने वालों, ये 75 साल से लड़ रहे हैं और सुबह क़यामत तक लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। गाजा गाजा चिल्ला रहे ओवैसी इजराइल के सपोर्ट में खड़े हर एक शख्स पर सवालिया निशान लगा रहे हैं।
आतंक के खिलाफ इजराइल की जंग को सपोर्ट करने वालों को इजराइल का चमचा करार दे रहे हैं। गाजा में जो हो रहा है, 20 लाख के करीब लोग गाजा में रहते हैं। 11 लाख लोग आज बेघर हो चुके हैं और इजराइल ये चाहता है कि गाजा को मुकम्मल तौर से खत्म कर दिया जाए या फिर उनको सीनाई सहरा में, डेजर्ट में ले जाकर मिस्र के अंदर इनको छोड़ दिया जाए। जो आज हमारे भारत के टीवी चैनलों पर बैठकर जो लोग इजराइल के स्टेनोग्राफर और चमचागिरी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए सोचो कि गाजा में मरने वाले बच्चे तुम्हारी औलाद अगर होती तो क्या बोलते तुम। और अगर गाजा में बिल्डिंगें जो गिराई जा रही हैं, अगर तुम्हारा टीवी स्टूडियो गिर जाता तो तुमको क्या तकलीफ होती बताओ। अफसोस होता है कि जालिम का साथ दे रहे हैं और मजलूमों को जालिम करार दे रहे हैं। जिसको दबाया जा रहा है उनको कह रहे हैं कि नहीं तुमने ऐसा किया था। अरे अगर ऐसा किया था तो जो किया उसको जवाब दो। मगर बताओ इन 7,000 लोगों ने क्या किया, इन 1500 खवातीन ने क्या किया। अब जब गाजा में युद्ध विराम को लेकर संयुक्त राष्ट्र में हुई वोटिंग में भारत ने परहेज कर दिया तो ओवैसी फिर उबल पड़े। उन्होंने भारत सरकार की विदेश नीति पर ही सवाल उठा दिया और लगे हाथ मोदी सरकार पर हमला कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने फिलिस्तीन करते करते मोदी सरकार को घेरा हो। 7 अक्टूबर से ही ओवैसी फिलिस्तीन और वहां के मुसलमानों का नाम लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में जुट गए थे। 15 अक्टूबर को ओवैसी ने नेतन्याहू को शैतान करार दिया तो मोदी से फिलिस्तीन के लोगों से थोड़ी हमदर्दी दिखाने का आग्रह किया। 20 और 21 अक्टूबर को ओवैसी ने राजस्थान में 5 चुनावी सभाएं की। हर रैली में ओवैसी की ज़बान पर गाजा और फिलिस्तीन का जिक्र रहा। 23 अक्टूबर को ओवैसी ने हैदराबाद में अपनी पार्टी के मुख्यालय पर फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ी रैली की। इस दौरान ओवैसी ने मंच से फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि मोदी इजराइल हमास युद्ध रुकवाएं। और 27 अक्टूबर को तेलंगाना के जहीराबाद की चुनावी सभा में तो गाजा में हो रहे जुल्म को लेकर गरजते रहे। और ओवैसी की तकरीरों का लब्बो-लुआब देखा जाए तो एक तरह से वो इजराइल और यहूदियों के खिलाफ हेट स्पीच देकर देश के मुसलमानों को भड़काने का काम करते नजर आ रहे हैं। टीवी चैनल पर आप सुनिए तो ये इजराइल के स्टेनोग्राफर जो बड़े एंकर बनकर बैठते हैं, मेरी फोटो दिखाते हैं, गाजा गैंग। अबे तू कौन सी गैंग का है फिर? गाजा गैंग, ओवैसी की फोटो। ये तारीख जो बयान कर रहा हूं, मुझे यकीन है कि ये जो ज़ायनिस्ट के एजेंट हैं, इनको आज रात भर तक नींद नहीं आएगी। 7 अक्टूबर के बाद से ओवैसी के सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर डालें तो उनसे साफ हो जाता है कि असल में उनके इरादे क्या हैं। ओवैसी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर नजर डालें। ओवैसी ने एक भी पोस्ट इजराइल पर हमास के हमले के खिलाफ नहीं किए। ओवैसी ने करीब 23 पोस्ट इजराइल के खिलाफ किए। इसके अलावा उन्होंने इजराइल के खिलाफ दर्जनों पोस्ट को रीपोस्ट भी किया। हाँ, 24 अक्टूबर के अपने पोस्ट में ओवैसी ने दोनों ओर के सिविलियन बंधकों और कैदियों की रिहाई की अपील जरूर की थी। अब यही ओवैसी गाजा में आतंकी ठिकानों पर इजरायली बमबारी का मातम मना रहे हैं। कभी भावुक हो रहे हैं तो कभी आंसू बहाने लगते हैं। लेकिन आज इंसानियत की दुहाई दे रहे इसी हैदराबादी भाईजान का दर्द तब क्यों नहीं छलका जब इजराइल में हमास के दहशतगर्द नरसंहार कर रहे थे। तब इन्हें इंसानियत के खतरे में होने का एहसास क्यों नहीं हुआ। गाजा के बहाने कौम से रूहानी रिश्ते का जज्बा दिखाते दिखाते भाईजान अब नफरती बोलते दिख रहे हैं। हमारे भारत में भी बहुत से इजरायली हैं, बहुत से इजरायली हैं, बहुत से ज़ायनिस्ट हैं। अब मालूम हुआ कि जहीराबाद में भी आ गए। मालूम हुआ कि अब जहीराबाद में भी बेनियामिन नेतन्याहू के शागिर्द आ चुके हैं और वो आकर हमको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, ये CAA का कानून किसने बनाया? CAA का कानून किसने बनाया? किसने बनाया? कौन बनाया?
अरे डर रहे कहीं को? कौन बनाया CAA का कानून? आप CAA कानून के खिलाफ है ही नहीं है? चिचा जरा आप भी तो बोलो। बीजेपी बनाई। ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? UAPA का कानून कौन बनाए? ये मॉब लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है? ओवैसी के विरोधी कह रहे हैं कि वो चुनावों में मुसलमानों के वोट बैंक का राजा बनने के लिए गाजा गाजा कर रहे हैं। ओवैसी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारत फिलिस्तीन के अस्तित्व के लिए कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, लेकिन गाजा के बहाने हमास से हमदर्दी क्यों? लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर, जो गाजा के बहादुरों पर जो आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। जिस तरह से ओवैसी हर मजमे में, हर तकदीर में गाजा के जुल्म की दास्तां को बयां कर रहे हैं, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या चुनावों के लिए ओवैसी हमास से हमदर्दी की पॉलिसी अपना रहे हैं? क्या फिलिस्तीन को सपोर्ट चुनावों में ओवैसी को दिला पाएगा मुस्लिम वोट? क्या 24 से पहले ओवैसी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और तेलंगाना तक में ध्रुवीकरण का अध्याय खोल देना चाहते हैं? क्या ओवैसी के इस दांव से मजलिस की पतंग चुनावों में उड़ पाएगी? ओवैसी पर इल्जाम लग रहे हैं कि इजराइल हमास की जंग के बहाने वो देश में मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी का खेल खेल रहे हैं, मुसलमानों के आड़ लेकर खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। इसीलिए तो कभी गाजा के बहाने तो कभी हिंदू मुसलमान के बहाने बीजेपी से लेकर योगी और मोदी को टारगेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वहां योगी की हुकूमत है, वहां पर जो नेपाल के बॉर्डर पर कई मदरसे हैं, उन मदरसों को बीजेपी की सरकार शक की निगाह से देख रही। सबका साथ, सबका विकास, विश्वास क्या हुआ? उत्तर प्रदेश से मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। और हम मौजूदा वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि आप भारत के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर हैं। आप एक मखसूस हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोगों के मानने वालों के वजीर आजम नहीं है। मिस्टर मोदी, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब आपकी नजर में बराबर होना चाहिए। आप एक को बढ़ाकर नहीं पेश कर सकते, आप सबके वजीर आजम हैं। ओवैसी दावा करते हैं कि हमको कभी सत्ता से मतलब नहीं था, न रहेगा। हमको सिर्फ इंसाफ और हिस्सेदारी से मतलब है। बीजेपी पर तोहमत जड़ते हैं कि वो कभी भी नहीं चाहेगी कि देश के मुसलमान ताकतवर बने। लेकिन यही ओवैसी जब मुसलमानों को सत्ता का गणित बता रहे हैं, चुनावों में मजलिस के पावर प्ले का प्लान समझा रहे हैं, साथ ही साथ सियासत में मुसलमानों को फुटबॉल बना दिए जाने का डर भी दिखा रहे हैं। एक बात याद रखिए कि इलाकाई पार्टी जहां पे रहेंगी, जहां पे रीजनल पार्टी रहेंगी, वहां पे आपकी अहमियत रहेगी। अगर ये दोनों आगे औले जौले, ये दोनों आ गए, तो फिर आपका कोई पूछने वाला नहीं। आज क्यों आ रहे आपके पास सब? एक इलाकाई पार्टी है, तीसरा प्लेयर है। ये अगर खेल खाली दो लोग खेलेंगे तो फुटबॉल हमको बना देंगे, तो तीन रहेंगे तो तीनों लड़ेंगे। आप बैठकर देखते रहना। हाँ, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चौथा प्लेयर है इसमें। मजलिस चौथा प्लेयर है। पावर प्ले में आके पावर प्ले समझे ना? अब पावर प्ले शुरू हुआ हमारे, तो पावर अपने हाथ में रहना। दो में रहे तो आप पावरलेस रहते, तीन रहे तो पावर। समझे हमारी बात को? कर्नाटका में तीन नहीं थे, तेलंगाना में तीन है और चौथा पावर मजलिस है। समझे ना आप मेरी बात को? ओवैसी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा तभी किया जा सकता है जब उनकी दुखती रग दबाई जाए। राजस्थान से लेकर तेलंगाना तक में जो जहर ओवैसी ने उगला है, वो उसी दुखती रग पर वार है। डर रहे आप लोग?
मोदी से डर रहे, कांग्रेस से डर रहे। हकीकत यह है कि डर ओवैसी रहे हैं। तेलंगाना में ओवैसी ब्रांड पॉलिटिक्स की अग्नि परीक्षा से भी बेहद बेचैन है। अमित शाह साहब, आपको मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आप और कांग्रेस औले जौले भाई बहन हैं। आप लोगों का कुछ भी होने वाला नहीं है तेलंगाना में। आप बाय बाय थे, बाय बाय होंगे आप। माने पूरे तेलंगाना के इलेक्शन में खाली ओवैसी 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 चलेगा और उधर से मोदी अमित शाह के बोलेंगे बेटी बेटी बेटी। अरे कोई तेलंगाना में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय बी टीम और ओवैसी के। ओवैसी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन ओवैसी को उनके ही गढ़ में चुनौती मिल रही है। तेलंगाना की गोशा महल से बीजेपी के कैंडिडेट टी राजा सिंह ने तो ओवैसी को खुला चैलेंज दे दिया। असदुद्दीन ओवैसी को आज सारा मुसलमान एक चैलेंज कर रहा है, खास करके पुराने शहर का, कि क्यों नहीं तुम राजा सिंह के खिलाफ एमआईएम कैंडिडेट खड़ा करते हो। तो उन मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में कोई मर्द नहीं बचा जो मेरे खिलाफ चुनाव यहां से लड़ सके ये एमआईएम पार्टी से। हर बार असदुद्दीन ओवैसी साहब गोशा महल के मुसलमानों को बेचते हैं। कांग्रेस को बेचा वोट, टीआरएस को बेचा, अब बीआरएस को बेचने के चक्कर में है। तो एमआईएम में कोई मर्द नहीं है जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ सके। विरोधियों के सियासी प्रहार से उलट ओवैसी बीजेपी और कांग्रेस को मुसलमानों का दुश्मन बता रहे हैं, मजलिस को तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। इसीलिए पहले मोदी राहुल को जुड़वा भाई बताने वाला सियासी जुमला चला, वो अब कांग्रेस को आरएसएस की मां करार दे रहे। अब बीजेपी में कल तक अंकल थे, कल तक अंकल बीजेपी में थे, मोदी जी को अपना पप्पा बोलते थे। आज जहीराबाद में आके असद भाई, दूल्हे भाई, अरे क्या गुलाटी मास्टर है बाबा तू। अरे बीजेपी में कल तक आप थे, अमित शाह के गले मिलते थे, मोदी जी को झुक के सलाम करते थे, आरएसएस की चड्डी या पैंट पहनकर लट फिराते थे। अब कांग्रेस खंडवा पहनकर आ गए। सैयद मकसूद साहब अपनी किताब दिए तर्जुमा करके, क्या लिखे? कांग्रेस आरएसएस की अम्मा। ये लो देख लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जरा देख, जरा इसको टीवी पे ले लो, जरा वीडियो पे ले लो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, कांग्रेस आरएसएस की मां। चुनावी मंचों से ओवैसी ने जो कुछ भी कहा, साफ है कि जहां एक तरफ उन्होंने अपना एजेंडा बता दिया है, तो वहीं अपने जहर बुझे बयानों से इस बात की भी तस्दीक कर दी कि उनकी नीयत क्या है। लेकिन गाजा के बहाने सियासी राजा बनने की ओवैसी की इस भड़काऊ राजनीति को चुनावों में उनकी कौम कितनी तवज्जो देगी, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन ओवैसी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो चुनाव दर चुनाव मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर खींचने के भाईजान के सारे जहरीले पैंतरे बेअसर ही साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।